नमस्कार, सूर्या विशेष देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं राज ठाकुर। आज सूर्या विशेष में बात होगी मिशन 2024 की, जिसे लेकर विपक्ष से लेकर सत्ता पक्ष तैयारियों में जुटा है। जी हां, तैयारी 2024 की जोरों पर दिखती है। पूरा विपक्ष एकजुट हो चुका है। अगर इसे तमाम दल बनाम बीजेपी कहा जाए तो गलत नहीं होगा, या फिर यह कहा जाए कि विपक्ष समझ चुका है कि मोदी मैजिक को मात देने के लिए एकजुट होना ही एक विकल्प। अब सवाल यह कि क्या महागठबंधन की इस आहट के बीच सफलता को तलाशते विपक्ष के लिए यह दांव क्या तुर्क का इक्का साबित हो पाएगा? कम से कम कोशिश तो यही। आज चर्चा इसी पर कि मिशन 2024 के लिए कौन कितना तैयार। केंद्र की सत्ता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को हटाने के लिए पटना में 23 जून यानी कल विपक्षी दलों की अहम बैठक है। मीटिंग में 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में शामिल होने के लिए नेता आज से ही पटना पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विपक्ष को एकजुट करने का मोर्चा संभाला हुआ है। अब विपक्ष की यह बैठक क्या रंग लाएगी? क्या विपक्षी एकता का ख्वाब पूरा हो पाएगा? ये तमाम सवाल हर किसी के जहन में है। ये रिपोर्ट जरा आप देखें। लगभग सारे विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो सब लोग पटना आ रहे हैं। प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। जब भी प्रजातंत्र मजबूत है, विपक्ष एकजुट हो, देश का विपक्ष एकजुट होना चाहिए। लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को पटखनी देने के लिए विपक्षी दलों का मंच बिहार की राजधानी पटना में सजकर तैयार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में 23 जून को विपक्षी दलों का महाजुटान होने वाला है। अगले साल होने वाले आम चुनावों में सत्तारूढ़ बीजेपी को कैसे हराना है, इस पर रणनीति बनाने के लिहाज से ये बैठक अहम मानी जा रही है। बैठक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। नीतीश कुमार के भाषण के साथ बैठक की कार्यवाही शुरू होगी। उद्घाटन भाषण के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण होगा। राहुल गांधी का सबसे अंत में संबोधन होगा। अब हम आपको उन दिग्गजों के नाम भी गिनवा देते हैं जो इस बैठक का हिस्सा बनने जा रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती भी बैठक में शामिल होंगे। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने 23 तारीख को पटना में होने वाली विपक्षी दलों की राष्ट्रीय स्तर की मीटिंग को लेकर जानकारी दी कि विपक्ष के सभी बड़े नेता पटना पहुंचेंगे। लगभग सारे विपक्ष के जितने बड़े नेता हैं वो सब लोग पटना आ रहे हैं। और पटना आप जानते हैं ज्ञान की भूमि रही है, और वहाँ से इमरजेंसी से लेकर के सारे आंदोलन, जेपी मूवमेंट सब चला है। तो बदलाव जो है वहाँ से हमेशा दिखने को मिला है। आप लोटस ऑपरेशन जो चल रहा था, बिहार ने ही जो है ब्रेक लगाने का काम किया। जो वो और राज्यों में कर रहे थे उल्टा, ठीक जो है हम लोगों ने उनको सबक सिखाया। वहीं विपक्षी दलों की मीटिंग पर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का मानना है कि प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष मजबूत होने चाहिए। प्रजातंत्र में पक्ष और विपक्ष दोनों मजबूत होने चाहिए। जब भी प्रजातंत्र मजबूत है, विपक्ष एकजुट हो, देश का विपक्ष एकजुट होना चाहिए। लोगों की भावना, लोग सरकार बदलना चाहते हैं और विपक्ष की एकजुटता उस तरफ प्रजातंत्र के लिए एक अच्छा फैसला नहीं, बहुत अच्छा प्रयास है जो नीतीश जी ने इसमें इनिशिएटिव लिया है और सभी को साथ में जोड़ करके, और हम उम्मीद है कि उसके सकारात्मक परिणाम निकलेंगे। और प्रयास है उनका कि सबको जोड़कर के लड़ने के लिए। तो जब गठबंधन बनेगा तो सब जगह फायदा ही होता है। प्रधानमंत्री के चेहरे पे पहले कोई बात नहीं होती, गठबंधन की बात है। जब गठबंधन तय हो जाएगा तो अपने आप ही जिसके ज्यादा एमपी होंगे वही चेहरा होगा, वो इसको बताने की जरूरत नहीं किसका चेहरा होगा। कुल मिलाकर 23 जून की तारीख बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
इन नेताओं के जुटान से तय होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ बनने वाला मोर्चा कौन सा रूप लेता है। सूर्या समाचार के लिए रेवाड़ी से नवीन शर्मा की रिपोर्ट। देखिए, जहां पर हमने आपको बताने की कोशिश की कि क्या स्थिति है और किस हिसाब से आगे पूरा प्रोग्राम तय है। आपको ग्राफिक्स के जरिए पूरा प्रोग्राम जरा बता दें। विपक्ष की मीटिंग का क्या प्रोग्राम है, बैठक किस तरीके से आगे बढ़ेगी। बैठक सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक होगी। नीतीश कुमार के भाषण के साथ कार्रवाई शुरू होगी। इस बैठक की उद्घाटन आप इसे कह सकते हैं कि यहां पर होता हुआ आपको नजर आएगा और उसके बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का भाषण यहां पर होगा और राहुल गांधी सबसे अंत में संबोधन करते हुए आपको नजर आएंगे। तो ये पूरा का पूरा शेड्यूल है जो कल रहने वाला है। इसी मसले पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। सूर्या विशेष में हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं। बीजेपी प्रवक्ता रमन मलिक हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका। कांग्रेस प्रवक्ता केवल ढींगरा हमारे साथ, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इनेलो प्रवक्ता ओमकार सिंह हमारे साथ, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। टीपू पोड़िया जेजेपी प्रवक्ता, आप भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बेहद स्वागत। शुरुआत कांग्रेस से करना चाह रहा हूं। महागठबंधन की आहट दिख रही है ढींगरा जी, और यहां से अगर कहा जाए कि तमाम दल वर्सेस बीजेपी, तो मुझे लगता है कि कुछ गलत नहीं होगा क्योंकि तमाम दल जुट रहे हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। विपक्षी दल जो है वो महागठबंधन के रूप में अगर दल के साथ, अगर वह कांग्रेस के साथ चलकर और कांग्रेस को बड़ा मानकर इकट्ठा चलते हैं, तो मैं आपको ये श्योर कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का सफाया ऑल इंडिया लेवल पे तय है। अब मैं आपको एक छोटा सा आकलन भी दे देता हूं। महागठबंधन की जो हमारी वोट पिछली बार 2019 में बट गई थी अलग अलग दलों से, उसका नुकसान हुआ था और ये अभी सभी दलों को पता भी चल गया। कांग्रेस के साथ अगर मिलकर सभी दल महागठबंधन बनता है और साथ चलते हैं तो भाजपा तो है ही नहीं कहीं, फिर भाजपा कहीं टिकती भी नहीं है। और जहां तक हमारे आपस में फैसले की बात है, आज मैं आपको ये अश्योर करता हूं, भाजपा तो अब मोदी सरकार ने जो 9 साल के जो अपने कार्यक्रम रखे थे वो थे सिर्फ एक एजेंडे पे, सिर्फ डिवाइड एंड रूल पे, और डिवाइड एंड रूल करते रहे और सारी जातियों को, धर्मों को आपस में छिन्न भिन्न करके उनको तोड़ने का काम किया था। और जो बाकी के दल थे वो ये समझ नहीं पा रहे थे, जो महागठबंधन में अब फिर जुड़ रहे हैं, उस समय भी महागठबंधन बना था लेकिन वो समझ नहीं पा रहे थे। अब उनको सब समझ आ चुका है। मैं इसी को आगे बढ़ाता हूं। आप ही से मेरा सवाल है कि आपको लग रहा है कि जो 2019 में नहीं हो पाया वो 2024 में हो पाएगा। इसके पीछे का तर्क ये कि जब इतने सारे सूरमा राजनीति के तमाम लीडर्स एकत्रित होते हैं, एक साथ आते हैं, तो फिर लीडर्स के ऊपर लीडर्स, ये थ्योरी अमूमन काम नहीं करती। लग रहा है आपको कि कांग्रेस पार्टी ये कर पाएगी? अगर सभी विपक्षी दल महागठबंधन के कांग्रेस को बड़ा दल मानकर अपने उसको मान लेते हैं, तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं। अभी तो देखिए बात चल रही है, चर्चाएं चल रही हैं, सारी बातें हो रही हैं। अगर वो मान लेते हैं तो मैं आपको 100% श्योरिटी देता हूं, बीजेपी का सफाया तय, खत्म है बीजेपी। और दूसरी बात एक और बताना चाहता हूं इसके साथ साथ ही, अगर किसी भी चांस से गठबंधन नहीं भी होता तब भी मोदी का जो है सत्ता जा चुकी है, धाराशाही हो चुके हैं। आपको यह बताना चाह रहा हूं, पिछली बार में जो इनको वोट मिला था, इस बार उनके आधे में चले गए। आधे का मतलब अगर इनको 303 सीटें मिली थी, आज की डेट में 150 पे स्टैंड नहीं कर रही बीजेपी। ये आपको बता रहा हूं। ठीक है। और मैं आपको ये बता रहा हूं, अगर हमारे साथ दूसरे दल ऐड होते हैं तो बीजेपी 0 के ऊपर जाएगी। ठीक है, आप श्योर ऑल ओवर उसमें 0 के ऊपर जाएगी बीजेपी। ढींगरा जी, अब आपको सभी ने बहुत सुकून से सुना है, तो मैं बीजेपी की तरफ रुख कर रहा हूं, बीच में नहीं बोलेंगे। रमन मलिक जी, आपके पास आ रहा हूं। आपने सुन भी लिया कि विपक्ष क्या कुछ कह रहा है, लेकिन बीजेपी के लिए क्या सिचुएशन है जब महागठबंधन की आहट दिखती है? कल मीटिंग होने वाली है, बीजेपी से कैसे ले रही है? क्योंकि यहां पर जो सवाल मैंने पहला ढींगरा जी से किया, जो दिखता है वो ये कि तमाम दल वर्सेस बीजेपी।
देखिए, हमको इससे कोई आपत्ति नहीं है। आप यहाँ के दल छोड़िए, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, जहां मर्जी के दल सारे ले आइए साथ, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है साहब। लेकिन जो अभी ढींगरा साहब ने जो बोला ना, अगर ऐसे ही पार्टी, मतलब यही पक्ष जो है उस मीटिंग में रख दें, मैं आपको गारंटी बता रहा हूं, उस मीटिंग से बाकी दल जो है ना कांग्रेस को मार मार के भगा देंगे, और ऐसे भागते हुए नजर में आएंगे जैसे गधे के सर से सींग। ये हालत होगी इनकी अगर जैसे ढींगरा साहब ने बोला है ना, वही वहां पे बोल दें उस मीटिंग में। मैं आपको बताता हूँ क्यों। ये पहले से प्री टर्म्स एंड कंडीशन लगा रहे हैं, अगर कांग्रेस को बड़ा दल मान लें, अगर ये मान, अरे भाई, जिसकी सीट पूरे देश में मिला के 10% 12% का फर्क रह गया था इनका और तृणमूल कांग्रेस का 2014 में। 2014 में भी इलेक्शन में यूपीए जो था वो एक महागठबंधन था, तो तब क्या हो गया था? उसके बाद भी यूपीए के घटक दल सारे इकट्ठे होकर लड़े, तब क्या हो गया था? मैं आज भी आपको एक चीज बोलता हूं, अगर ये इकट्ठे भी होते हैं उसके बाद भी देश ये पूछेगा कि आप हमको ये बोल रहे हैं कि हमारे लाडले प्रधानमंत्री को हम ना रखें, हम किसी और को चुने। ठीक है साहब, लेकिन आप बताए तो सही कौन है? जब वो प्रश्न आएगा तो फिर या तो गुत्थम गुत्थी होगी, और या ये होगा हम बताएंगे जी हम करेंगे। देश वो नहीं सुनेगा। जहां लोकल इश्यूज की बात है, एक बारी को व्यक्ति ये सोच लेता है कि चल कोई बात नहीं, मेरे को ये प्यार, ये लोकल इशू चाहिए, ये लोकल इशू। लेकिन भारतीय जो व्यक्ति है वो देश की संप्रभुता, देश की अखंडता, देश की सुरक्षा, देश की आर्थिक सुरक्षा, देश की आत्मनिर्भरता, देश के मान सम्मान, स्वाभिमान, अभिमान के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। ये समझते हैं कि जैसे ये देश, धर्म, दुनिया, प्रांत सबके साथ कॉम्प्रोमाइज करके, जैसे कर्नाटक का हो रहा है कि कुछ नाटक करा था, उसके बाद लोगों को छल लिया, कर लिया, आज लोग वापस शुरू हो गए हैं इनसे पूछने सवाल, तो वहां पे भी अत्याचार शुरू हो गए हैं, वहां पे भी धक्का धुक्की शुरू हो गई। मैं तो आज आपके सामने एक छोटा सा फैक्ट रखना चाहता हूं सर। शरद पवार साहब कांग्रेस से निकले, ममता जी कांग्रेस से निकली, बाकी नेता बहुत सारे कांग्रेस से निकले या कांग्रेस के विरोध में रहे। एक चीज। दूसरी चीज, ये सारे के सारे, चाहे वो कांग्रेस हो या अरविंद केजरीवाल, ये एक परिवार, एक व्यक्ति, एक सुप्रीमो का दल है, डेमोक्रेटिक पार्टी नहीं है। देश में नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टीज अगर आप देखें या विचारधाराएं देखें तो भाजपा या वामपंथी हैं। उसके उपरांत नेशनल स्केल पे एक डेमोक्रेटिक आइडेंटिटी एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, और इसको मैं चैलेंज से बोल सकता हूं। आप यहां तक की छोड़िए, जो देश की सबसे ठीक है, नई रमन मलिक पार्टी जी, है, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं मैं- कि जो महागठबंधन की आहट दिखती है, जो कल मीटिंग हो रही है जहां पर 6 मुख्यमंत्री जुट रहे हैं, 5 उप मुख्यमंत्री जुट रहे हैं, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच रहे हैं, क्या बीजेपी के लिए ये चिंता का सबब है 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए या नहीं? देखिए, जैसे मैं पहले कह रहा था, मैं उसको समाप्त करके आपकी प्रश्न का जवाब दे दूंगा कि मेरे हिसाब से जो लेटेस्ट जो पार्टी है, जी, जो ये आम आदमी पार्टी है, उसमें भी एक है, एको अहम द्वितीय न कोई। जैसे राहुल गांधी अपने पार्टी में है कि एक ही एक है वो, उनके आगे कोई नहीं। ऐसे ही अरविंद केजरीवाल के आगे कोई नहीं। तो ये एक व्यक्ति, एक परिवार की पार्टी है। वो तो जब उनके ऊपर थोड़ा सा शिकंजा कसने लगा हुआ तो मैडम को बिठा दिया था, मीटिंग ले लो। उससे भी आपस में कुछ प्रॉब्लम शुरू हो गई थी इनके दल में। खैर, उसको छोड़ देते हैं। जो आपका सवाल है उसका जवाब दे देता हूं। भाजपा को नीतिगत चुनाव करना होता है। जी, भाजपा नीति की राजनीति करती है, ये सत्ता की राजनीति करते हैं। हमको मुश्किल कहां होती है या हमारी गलती कहां है, हम कांग्रेस की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह या दूसरी पार्टीज की तरह नहीं है कि जैसे कर्नाटका में ये हो रहा है। अब कीजिए, आपने कुछ वादा करा और उसके उपरांत आप उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन के ठप्पे लगा लगा के उसको डेफर करते जाओ, चेंज करते जाओ चीजों को। वो जो चीज है वो भाजपा से नहीं होती। जैसे आते ही वो
सावरकर जी का या हेडगेवार साहब का, या ये हिजाब वाले इशू के ऊपर उन्होंने चीजों को, लॉस को चेंज करना शुरू करा, उन सब वैसा पलटी मारना और अनएथिकल पलटी मारना ये बीजेपी के अंदर नहीं है। तो हम नीति की राजनीति करेंगे, उनको मौके की, सत्ता की, लालच की राजनीति करने दो। देश के भलाई के लिए हम हैं और देश ठीक है, इनको लेगा धुलाई करने के लिए। ठीक है। मैं ओमकार सिंह जी की तरफ रुख कर रहा हूं, इनेलो प्रवक्ता है। ओमकार जी, महागठबंधन की तरफ बढ़ते हुए कदम दिखते हैं। मीटिंग कल हो रही है। हम लगातार देख रहे हैं कि ओम प्रकाश चौटाला बयान दे रहे हैं कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करने में परहेज नहीं है। हरियाणा के परिप्रेक्ष्य में मैं बात कर रहा हूं। ऐसे में महागठबंधन की तरफ बढ़ते हुए कदमों में आईएनएलडी का क्या पूरा साथ रहने वाला है? क्योंकि इनविटेशन तो आईएनएलडी को भी मिला है, ओम प्रकाश चौटाला को भी मिला है, लेकिन वो वहां पर जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, इस पर क्लैरिटी नहीं है। अगर आपके पास हो तो वो भी जरूर दे दीजिए। राज ठाकुर जी, मैं आपको एक बात सबसे पहले कहना चाहता हूँ। देखिए, 25 सितंबर 2022 की जो रैली थी, उसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जी जब आए थे, तो वहीं पे स्पष्ट हो गया था कि इस बार महागठबंधन बनेगा। तभी से चौटाला साहब लगातार महागठबंधन के बारे में पॉजिटिव बयान दे रहे हैं और अपने बयानों में स्पष्टीकरण दे रहे हैं कि महागठबंधन बनेगा। और मैं अब आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। 2014 में जब से जुमलों और जुमेलों की पार्टी ने सत्ता संभाली है, तब से ये देश की जनता पर प्रयोग कर रही हैं। आज देश में अघोषित आपातकाल है। डर और भय की स्थिति यह है, किसी विपक्षी दल के नेता को यह नहीं पता किस टाइम ईडी, सीबीआई, किस टाइम आईटी, कौन सा दल आ जाएगा। ये स्थिति आज देश की है। देश की जनता देश में से इस जमेलों वाली सरकार को, ये जमेले वाले इसलिए हैं जब से ये सत्ता में आए हैं। देखिए, आते ही इन्होंने नोटबंदी जनता पर प्रयोग किया। उसके बाद इन्होंने जो किसान बिल लेके आए, किसानों पर प्रयोग किया। कोरोना टाइम में इन्होंने पैदल जाने के लिए मजबूर किया, जनता पर प्रयोग किया। जीएसटी लगाया, व्यापारियों पर प्रयोग किया। उसके बाद जवानों को पर इन्होंने 4 साल की सर्विस कर दी और नई योजना अग्निपथ योजना लेके आए, वो जवानों पर प्रयोग किया। ये आज देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, पता नहीं कहां कहां से अक्षर ये संविधान को उठा के ले आए। आज ये बात करते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूं, आप बता दो, आपने देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता, आर्थिक व्यवस्था और विदेश नीति के बारे में आपने क्या किया? आपने सिर्फ बंटादार करने के अलावा कुछ नहीं किया। आपने बंटादार किया। ठीक है ओमकार जी, ओमकार जी, इस पर बीजेपी को हम पूछते भी और पूछ भी लेंगे, लेकिन आप महागठबंधन पर आ जाएं, वरना हम सिर्फ बीजेपी की बात करते रह जाएंगे। महागठबंधन पर आ जाएं। क्या ओम प्रकाश चौटाला वहां जा रहे हैं? इनविटेशन तो मिला, क्या वो वहां पर जा रहे हैं? इस पर संशय है? देखिए, कोई संशय नहीं है, मेरे को इस बारे में क्लैरिटी नहीं है, लेकिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के प्रयासों से ही महागठबंधन की प्रक्रिया पिछले साल सितंबर में शुरू हुई थी। और देखिए, जहां तक देश की जनता की बात है, जनता बदलाव चाहती है, लेकिन जनता ये देख रही है कि बीजेपी वाले डर का माहौल पैदा कर चुके हैं। इसलिए जनता, जिस दिन महागठबंधन का ऐलान हो जाएगा, आप देखना इनकी सीटें जो 2009 और 2004 में थी ना, उससे भी कितनी गिर जाएंगी। अगली बार में चाहे मोदी का चेहरा लेके आए, चाहे किसी का ले आए, चाहे 10 मोदियों का ले आए, ये सत्ता में नहीं आने वाले। और एक बात ये, अभी मैं इनके प्रवक्ता साथी की सुन रहा था, मेरे को रावण की बात याद आ रही थी। हम लंकेश हैं, सामने भगवान श्री राम खड़े हैं, वो कहता था हम लंकेश हैं। ये कह रहे हैं भारत को छोड़ के नेपाल और बांग्लादेश के नेता ले आओ। अरे भाई, थोड़ी पाकिस्तान और बांग्लादेश, थोड़ी सी नॉलेज रख लो। पाकिस्तान और बांग्लादेश। ओमकार जी, कान साफ करो, सुनाई नहीं दे रहा आपको। जनता को बरगलाने की कोशिश ना करो। वो रावण, अरे कान तो साफ कर लो पहले। शक्तियां थी, वो नहीं रहे। ठीक है ओमकार जी, ओमकार जी, आपने इनकी सीटें तो गिना दी। एक छोटा सा सवाल कर रहा हूं, फिर मैं टीपू पोरिया जी के पास जा रहा हूं। सबको बराबर वक्त मैंने दिया है। ओमकार जी, एक छोटा सा सवाल जहन में आता है, जब आप बीजेपी की सीटें कम होने की बात करते हैं, तो उससे ज्यादा मुझे लगता है कि पॉजिटिव एस्पेक्ट अगर आप देखें तो अपनी सीटें बढ़ाने की बात करनी चाहिए, क्योंकि विधानसभा में भी 1 सीट है और लोकसभा में 1 भी नहीं है। उस पर जरूर कह दें, क्योंकि महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये क्रेडिट भी हम नहीं लेना चाहेंगे ओपी चौटाला से कि महागठबंधन के लिए उन्होंने काम किया है, उन्होंने लगातार कोशिशें की है। राज ठाकुर जी, अभी तक मैं पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहा था। आप अगर हरियाणा की बात करते हो,
हरियाणा में जब से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की 24 फरवरी 2023 से नूंह के सिंगार गांव से यात्रा शुरू हुई है, उस दिन के बाद ही बीजेपी के मुख्यमंत्री को जन समाज याद आया। उस दिन से पहले जी। कभी एसी रूम से बाहर नहीं निकले ये। आज हमारी परिस्थिति वो नहीं है। 2019 में ठीक है, मैं मानता हूँ एक सीट आई, वो इसलिए आई क्योंकि एक व्यक्ति आया सीएम, आया सीएम, आया सीएम ये करके आया और उसने पार्टी और पूरे परिवार का बंटाधार कर दिया। आज परिस्थिति अलग है। आज इनेलो अपने आप को पुनः स्थापित कर चुकी है। और आप देखिए जिस तरह से चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की एक एक गांव की यात्रा हो रही है, इनके अमित शाह की जो रैली हुई है ना, उससे ज्यादा लोग तो चौटाला गांव में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी की मीटिंग में थे। ये तो सोचने की बात है। इनेलो को आज अगर ये कम करके आंकते हैं, कम करके आंके, हमें क्या फर्क पड़ता है? हम काम करने वाले लोग हैं, जनता के बीच में रहने वाले लोग हैं। आपको 2024 के चुनाव में हमारी परिस्थिति का अपने आप अंदाजा हो जाए। नहीं ओंकार जी, आपको कम नहीं आंक रहे, आपको कम नहीं आंक रहे। इसीलिए हरियाणा की 4 जो बड़ी पार्टियां इस वक्त है उनमें आप शुमार है, और उनके बराबर वक्त देकर आपसे पूछा जा रहा है कि महागठबंधन की तरफ किस तरीके से अपने कदम आप बढ़ा रहे हैं। मैं टीपू पोरिया जी की तरफ रुख कर रहा हूं, जो जेजेपी प्रवक्ता है। टीपू पोरिया जी, लाजमी है कि जो आईएनएलडी के प्रवक्ता ने कहा उस पर भी आप जरूर कहना चाहेंगे कि आया सीएम ये कहकर कहीं ना कहीं स्थितियां बदल गई। साथ ही साथ इस पर भी जरूर कह दीजिएगा, जिसे लेकर हम डिबेट कर रहे हैं, कि महागठबंधन आपको किस दिशा में जाता हुआ दिखाई देता है, कहीं जाता हुआ दिखाई भी देता है या नहीं। और ये बोलने के लिए मजबूर अक्सर हम इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जब इतने लीडर्स एक साथ आते हैं तो कौन लीडर सबसे ऊपर होगा, हर पार्टी चाहती है कि उनका लीडर सबसे ऊपर रहे, यानी पीएम कैंडिडेट हो। ऐसे में मुश्किलें बढ़ जाती है। जेजेपी का इस पर क्या स्टैंड है, कैसे वो देख रही है इसे? राज ठाकुर जी, जैसे कि देश में विपक्ष एक महागठबंधन की तैयारी कर रहा है, मेरा अपना मानना है कि देश के अंदर अब चौधरी देवीलाल जैसी शख्सियत, या यूं कह लो चौधरी देवीलाल जैसे सर्वमान्य नेता जिसकी सभी सुनते थे, उन्होंने तो इमरजेंसी के टाइम जेल में रह करके भी सभी नेताओं को इकट्ठा कर दिया था और एक जनता दल बनाने का काम किया था। आज जिस प्रकार जो महागठबंधन में जो मुख्य जो दल है वो आप कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी या नीतीश कुमार, अगर इनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग राय है, क्योंकि कांग्रेस की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो देश के स्तर पर राजनीति करना चाहती है। आम आदमी पार्टी की जो अपनी महत्वाकांक्षा है वो ये है कि उनको सिर्फ दिल्ली राज्य पर संपूर्ण अधिकार चाहिए। और अगर मैं बात करूं नीतीश कुमार की, भी हाल ही में लगभग 4 दिन पहले वहां पर उनका एक घटक दल है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा घटक दल, वो उनको छोड़ करके चला गया। और हालांकि वो प्रयास कर रहे हैं कि पूरे देश के सतर पर 15-20 जो अन्य जो राजनीतिक दल है उनको एक साथ इकट्ठा करने की वो प्रयास कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि इस प्रकार से ये जो प्रयास इससे पहले भी हुआ है, लेकिन ये कितना कारगर साबित होगा ये तो कल की मीटिंग के बाद ही कुछ बातें निकल करके सामने आएंगी कि कहाँ इन बात की सहमति बनती है या नहीं बनती है। क्योंकि बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती का कुंभा जोड़ा, बड़ा मुश्किल है ये काम। लेकिन मैं उसके साथ साथ जो आज आपने डिबेट रखी, तो इसके लिए तो मैं आपका सबसे पहले धन्यवाद भी करना चाहूंगा। और मैं उन बातों का भी जवाब देना चाहूंगा जो कांग्रेस के प्रवक्ता ने बात कही और आईएनएलडी के प्रवक्ता ने बात कही। अब कांग्रेस बार बार ये कह रही है अगर महागठबंधन हो जाए तो हम सत्ता में आ जाएंगे, अगर महागठबंधन हो जाए तो बीजेपी को हम उखाड़ के फेंक देंगे। आईएनएलडी भी इस बात का इंतजार करिए, अगर महागठबंधन हो जाए तो ऐसा हो जाएगा, अगर महागठबंधन हो जाए मैंने ऐसा नहीं बोला बिल्कुल भी। यानी कि कोई भी राजनीतिक पार्टी अगर ये हो जाए, अगर वो हो जाए, उस बात का बैठकर इंतजार करे, बजाय कि उसको धरातल पर आकर के लोगों के बीच में जाकर के, विपक्ष का काम होता है लोगों के बीच में जाकर के मुद्दे उठा करके उनकी आवाज बनना, उनके लिए काम करना। हम भी विपक्ष में रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी इन्होंने जिक्र किया, एनएलडी के प्रवक्ता ने जिक्र किया कि आया सीएम आया के नारे लगाए, उन नौजवानों ने लगाए, आया सीएम आए के नारे लगाए, उन नौजवानों ने लगाए जिसको आईएनएलडी 100-200 छोरों का टोल कहती थी। उन 100-200 छोरों के टोल की ताकत 10 महीने के अंदर जननायक जनता पार्टी आज
आज दुष्यंत चौटाला जी सरकार में उप मुख्यमंत्री के पद पर है। आज जननायक जनता बीजेपी पार्टी खा जाएगी तुम्हारे अगर को, लोकसभा चिंता ना चुनाव करो। की बात करें, अगर विधानसभा चुनाव की बात करें, तो 10 की 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी काम कर रही है और 90 की 90 विधानसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी कर रही है। और 90 अगर जीतेगी। संगठनात्मक रूप की बात करें तो संगठनात्मक रूप से आज जननायक जनता पार्टी एक बहुत ही मजबूत दल बन चुका है। और देखो राज ठाकुर जी, हम ये तो नहीं कह सकते, देखो कोई भी परिवर्तन वो जी। समय के हिसाब से आता है। भाई कभी किसी टाइम में भारतीय जनता पार्टी के सिर्फ दो सांसद हुआ करते थे, अब 2 सांसद की पार्टी आज देश की सबसे बड़ी पार्टी बन गई है। कोई 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन या 2-4 साल में तो बनी नहीं। भाई अभी जननायक जनता पार्टी शुरुआती दौर में है, हम संघर्ष करेंगे। अब जननायक जनता पार्टी को, संगठन को और ज्यादा मजबूत करके हम कैसे अपना लोकसभा में बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं, कैसे विधानसभा में बेहतरीन प्रदर्शन दिखा सकते हैं, तो आने वाले टाइम में जननायक जनता पार्टी एक अच्छे मुकाम पर होगी। और मैं अगर विधानसभा की बात करूं, ठीक है तो दीपू हरियाणा कोरिया जी, प्रदेश के निष्कर्ष मुख्यमंत्री निष्कर्ष दुष्यंत ये चौटाला जी कि बनेंगे। लंबी दूरी तय करने में वक्त तो लगता है। 2 पॉइंट्स जो शुरुआती फर्स्ट राउंड ऑफ क्वेश्चंस में उठे वो ये कि ढींगरा जी, मैं आपके पास वापस लौट रहा हूं। आपकी तरफ से कहा गया कि अगर कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा दल माना जाता है तो कहीं ना कहीं इस पूरी की पूरी लाइन में विरोधाभास नजर आता है। क्या आपको लग रहा है कि अगर इस लाइन के साथ कांग्रेस पार्टी जाएगी तो यह महागठबंधन सक्सेसफुल हो पाएगा? आप कहना शायद ये चाह रहे थे कि पीएम कैंडिडेट के तौर पर राहुल गांधी को प्रोजेक्ट अगर यहां पर किया जाता है तो कांग्रेस पार्टी महागठबंधन के साथ पूरे तरीके से तटस्थ होकर खड़ी नजर आएगी। देखिए राज जी, इन्होंने मेरे अगर मगर की बात को दूसरे तरीके से लिया। फिर समझाना चाहता हूं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर गलत सुनेंगे तो गलत तथ्य निकलेंगे। मैं अभी फिर समझाना चाहता हूं। यूपीए दल पहले था और 10 साल तक यूपीए दल चला। आज भी जो महागठबंधन है, अगर वो यूपीए दल के अंदर कांग्रेस को बड़ा दल मान के अपने साथ सारे असिस्ट करते हैं और उस तरह से महागठबंधन की तैयारी होकर, जो कि चल रही है बात, और अगर ये हो जाती है, क्योंकि अगर इसलिए फिर लगा रहा हूं दोबारा से, क्योंकि इन जो 2 विपक्षी पार्टी यहां बैठी हैं, जेजेपी और बीजेपी, इनके तो काम खत्म हो चुके हैं, इनकी ये अहंकार में डूबे हुए हैं, इनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन मैं ये बताना आपको चाह रहा हूं और दर्शकों को चाह रहा हूं आपके कि अगर ये यूपीए दल को तरीके से आता है, तो मैं आपको थोड़ा सा आंकड़ा देना चाहता हूं। मोदी को 2019 में 22 करोड़ वोट मिली थी, कांग्रेस को 2019 में 12 करोड़ वोट मिली थी, और गठबंधन को जो है करीबन जो सारे दल थे, इनको 32 करोड़ वोट मिली थी। आप अगर इनको गठबंधन और कांग्रेस को मिला देते हैं तो मोदी इस समय आधा डाउन पहले ही जा चुका है। तो 22 से इनकी वोट अगर आधी कम कर दे तो ये 11 करोड़ पे रह जाते हैं। आपको जो मैं अभी आइडिया देता हूं। और जिस समय कांग्रेस और गठबंधन इकट्ठे होकर चुनाव लड़ पड़े और यूपीए बन गया, तो यूपीए के अंदर कांग्रेस एक सबसे बड़े दल के रूप में पार्टी में आ जाएगी और सिस्टम में आ जाएगी। लेकिन और मोदी जो है दोबारा, एक मिनट सुन लीजिए, मोदी वापस उसी 2 सीटों पे चला जाएगा। ये 2 सीटों पे मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर ये सारा कुछ फिर दोबारा इकट्ठा हो जाता है, यूपीए एक बन जाता है, तो मोदी की यही स्थिति जो है वो 2 सीटों पे पहुंच जाएगी दोबारा, जो 2004 से पहले थी, जिस तरीके से थी। और मैं ये भी बात क्यों कहता हूं, एक आकलन के साथ बात कह रहा हूं, क्योंकि इनको ये जो अहंकारी लोग हैं, इनको समझ नहीं आएगा, दर्शकों को और आपको समझ में आएगा। ये इसलिए होगा, जिस तरीके से 9 साल के अंदर जितने वायदे इन्होंने किए थे, सारे वायदे जीरो हो चुके हैं। आज जो है मोदी की छवि डाउन हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, क्योंकि इन्होंने अच्छे दिनों के वायदे किए थे 2014 के अंदर। ठीक है, 9 सालों के अंदर इन्होंने जितने जुमले छोड़े, उसके अंदर सिर्फ हिंदू मुस्लिम किया, आपस में भाईचारा बांटा। वो लोग उससे अब ऊपर आ चुके हैं, महंगाई बेरोजगारी से
लोग ऊपर चुके मैं हैं, एक काउंटर- लोग ये समझते मैं हैं कि एक अब काउंटर जाना कर रहा किधर हूं। मैं है, एक तो काउं- उनको एक ही दल दिखता है, ठीक है सर। यूपीए। ठीक है जी, मैं आपही से एक काउंटर कर लेता हूं कि जो मैथ्स आपने समझाया हमें और हमारे दर्शकों को कि इतने वोट्स बीजेपी को मिले, इतने कांग्रेस को मिले और इतने तमाम दलों को मिले जी। लेकिन आप जानते हैं और शायद मुझसे बेहतर समझते हैं, मीडिया एडवाइजर के पद पर भी आप रहे हैं और पॉलिटिक्स को बहुत क्लोजली एनालाइज करते हैं, तो ये जो वोट्स का मैथ्स है वो इस तरीके से तो काम नहीं करता, ना कर पाएगा शायद, कि जो तमाम वोट्स है गठबंधन के वो एक तरफ आ जाएं। जो कोशिश आप कर रहे हैं वो पिछली मर्तबा भी की थी और इसीलिए हमने इस डिबेट को रखा है कि ये मैथ्स इस तरीके से काम नहीं करता पॉलिटिक्स का, और वो करता इस तरीके से है कि किसे क्या मिलेगा, कौन किस पोजीशन पर रहेगा। और उसी पोजीशन का जिक्र आपने भी किया कि अगर कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़े दल के रूप में वो मानते हैं तो हम पूरे तरीके से आगे बढ़ेंगे। देखिए, अगर हमारा महागठबंधन नहीं भी बनता तो भी मोदी सरकार का जाना तय है। और वो बता देता हूं कैसे। क्योंकि फिर हमारी और मोदी सरकार की फाइट होगी जी, और फाइट के अंदर ये डाउन हो चुके हैं। आज इनकी 50% जो है छवि वो खत्म हो चुकी है। तो मोदी जी को जो 303 सीटें मिली थी वो 150 से नीचे चली जाएंगी। आज की डेट की बात कर रहा हूं। ठीक है। 2024 में जब इलेक्शन होगा तब की बात अलग हो सकता है, उसका प्रारूप भी अलग हो सकता है। आज ये 150 पे खड़े हैं। अगर ये 150 पे खड़े हैं तो कांग्रेस भी जो है इनसे ऊपर पहुंच गई है। ठीक है। और उसके बाद जो बाकी के घटक दल होंगे वो हमारे साथ ही खड़े हैं। ठीक है। अगर चाहे गठबंधन बनता है चाहे गठबंधन ठीक नहीं है, बनता, ठीक है सर। तब भी यूपीए का शासन आना तय है। चलिए, पॉइंट टेकन। अब मैं रमन मलिक जी आपके पास आ रहा हूं क्योंकि ढींगरा जी ने हमें, हमारे दर्शकों को और आपको मैथ्स भी समझाया कि जो वोट्स थे वो किस तरीके से थे और अगर ये फॉर्मूला कामयाब हो जाता है तो बीजेपी कहां पर खड़ी होगी। आप इनकी तमाम बातों पर क्या सोचते हैं और क्या ये मैथ्स ऐसे ही काम करता भी है वाकई में, और बीजेपी किस तरीके से तैयारियां कर रही है? हालांकि अच्छी बात यह है कि पॉजिटिवली अगर इसे लिया जाए कि खुद केवल ढींगरा जी आज की डेट में 150 सीटें तो आपको दे रहे हैं। ऐसा है, ढींगरा साहब की किसी भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, वो उतने ही है जितना राहुल गांधी है। तो होता है, कई लोगों के साथ ये दिक्कत रहती है, बहुत समय में भी सॉल्यूशन नहीं मिलता और वो प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहती है। कांग्रेस 25 साल से उस बेचारे को लॉन्च कर रही है, वो बेचारा 25 साल से लॉन्च हो रहा है, लेकिन दोनों ही फेल हो रहे हैं। खैर, बहरहाल मैं आपको याद करा दूं, ऐसा ही एक गठबंधन यूपी में कौन करेगा? यूपी में आएगी सपा और कांग्रेस अपने आप को देखेगी। वो परिणाम देख चुके हैं, नीचे साउथ में बैठ के देख चुके हैं एक जगह परिणाम। जो कर्नाटक में झूठ सच बोला वो भी सामने आ रहा है और लोग सामने लाएंगे उसको। मैं आज ये आपके सामने बात रखता हूं कि ये एक बहुत कुछ बोल रहे हैं, मोदी ये मोदी वो। एक तो अपने से उम्र में बड़ा है, मैं हुड्डा जी को हुड्डा जी बोलता हूं और ये मोदी मोदी कर रहे हैं जैसे इनका लंगोटिया यार हो। लेकिन बहरहाल वो अपनी अपनी परवरिश की बात है, मैं उसके ऊपर नहीं जाता। मैं सिर्फ इतनी बात बोलना चाहता हूं जिसको समझना अनिवार्य है। इलेक्टोरल कॉम्बिनेशन ये देखता है जो भारत का मतदाता है कि कौन क्या टेबल पे लेकर आता है। ये बोलते हैं कि हमने अपने करे हुए वादे पूरे नहीं करे, हमने ट्रांसपेरेंसी लानी थी। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया बोले, सिर्फ कुछ नैनसुख हैं उनको नहीं पता, लेकिन बाकी पूरा भारत ये जानता है, देखता है कि ट्रांसपेरेंसी कितनी आ गई है, स्वच्छता कितनी आ गई है, और साथ में ये कितना आ गया है कि ये जो घोटालेबाजों की सरकारें थी ना, वो कैसे साफ होना शुरू हुई। उसके अलावा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर सब लोगों ने फायदा लिया, उसका जैम ट्रिनिटी का फायदा लिया। उसके अलावा जिस प्रकार से आधार को लिंक करके जितनी ये जो लीकेजेस थी उसे बचाया गया, वो देखा सबने ये देखा। ये बोलते थे राम मंदिर कब बनाओगे, तारीख नहीं बताओगे, वो तारीख भी आ गई। ये बोलते थे आप 370 नहीं हटा सकते, किसी के बाप के अंदर हिम्मत नहीं है। ये यूपीए था, यूपीए नहीं है साहब, ये एनडीए था। इस एनडीए ने, मोदी सरकार ने, इस भारत ने 370 को लात मार के भगा दिया। आप तो बोलते हैं आप वापस लेकर आओगे 370, क्या बाकी विपक्षी दल जो हैं वो 370 को वापस लाने के अधिकार उसमें हक में है? उनसे पूछिए जो 370 के पक्ष में बोले थे।
पता लग जाएगा। दूसरी चीज, आप बोलते हैं कि ये अपने वादे पूरे नहीं करते। साहब, हमने यूसीसी का भी एक वादा करा था, यूनिवर्सल सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड सबके लिए, एक राष्ट्र एक कानून, वो भी आ गया है, उसकी भी चर्चा हो रही। सीए का वादा पंडित नेहरू और गांधी जी ने करा, पूरा हमने करा। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो गांधी जी ने कहे थे, पूरे हमने करे। ऐसे बहुत सारी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास नेहरू जी ने करा था, पूरी हमने करी। तो ये देश जानता है किसी ना किसी समय एक जिसे बोलते हैं ना, जो आपके साथ विसंगति है आपके पूरे दल में, जिसको 25 साल से आप दुरुस्त कर रहे हो, उसको भी ठीक हम करेंगे, इसकी चिंता मत करिए। हमारे पास हर समस्या का इलाज है, आपके घर की समस्या का भी इलाज हम करके देंगे। उसके अलावा मैं आज आपको एक चीज बता सकता हूं कि इस देश के अंदर एक विवशता पैदा होने वाली है कि जो चारे घोटाले, जो नौकरियों के घोटाले, जो सीएलयू के घोटालों में विलिप्त लोग हैं, जिनका धंधा, जो बेरोजगार हो गए हैं बेचारे, जिनको करप्शन से जीवन जीते थे, उन सबको बेरोजगारी दिख रही है। पूरी दुनिया भारत की अचीवमेंट्स की गाथा गा रही है, और यहां बैठे ऐसे सड़ रहे हैं जैसे किसी अंगीठी पे कोई कबाब भून रहा हो। तो ये इनका जो जो जैसी जैसी करनी है वो इसी जीवन में भोगनी है। अगर हम गलत करेंगे हम भी भोगेंगे, लेकिन फैक्ट ये है साहब कि ये 10 मानक बना लें। ठीक है राहुल मलिक, और वो मैं नहीं सर 10 सेकंड सर, 10 मानक बना के हर मीडिया चैनल को दे दें कि इन मानक पे पॉलिटिकल पार्टीज को आप असेस करिए, और वो अपने अपने हिसाब से मीडिया चैनल्स कर लें और अपनी अपनी रिपोर्ट दिखा लें। ऐसे धराशायी होंगे, ऐसे फेल होंगे जैसे बचपन से आज तक स्कूल में, स्कूल से कॉलेज में, कॉलेज से जिंदगी में फेल होते आए, वैसे ही ये आज भी फेल होंगे, क्योंकि इनको पता है कि इन्होंने अपनी जेबें भरने और अपने परिवारों को बसाने के अलावा और कुछ काम नहीं करा। ठीक है, ठीक है ओमकार जी, आपके पास आ रहा हूं। कुल मिलाकर बीजेपी को लगता है कि जो ये महागठबंधन का फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा काम नहीं आएगा। अब आईएनएलडी की भूमिका इसमें अहम इसलिए हो जाती है क्योंकि जिसका जिक्र आपने भी किया कि लगातार ओपी चौटाला ये चाह रहे थे कि ये महागठबंधन बने, तमाम दल एक साथ आएं और बीजेपी का मुकाबला कर पाएं, ये तमाम चीजें सुचारू रूप से चल पाए, ये पॉसिबल हो पाए कि अंत तक एक साथ रहें और जिस काम के लिए ये महागठबंधन की तरफ बढ़ रहे हैं वो काम कर पाएं। उसके लिए आईएनएलडी अपना किरदार कैसे देख रही है? क्योंकि ओम प्रकाश चौटाला जैसे सीनियर लीडर्स अगर लगातार टच में रहते हैं तो फर्क पड़ता है, लेकिन साथ साथ उन्होंने बहुत सी चीजें पहले से लेकर वो लगातार देखते आ रहे हैं 2019 से लेकर कि ये कर पाना बेहद टफ रहता है, तो उसके लिए कोई प्लान? राज ठाकुर जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जब कांग्रेस का राज था, चौधरी देवीलाल जी ने, कांग्रेस जब गलत नीतियों पे चल रही थी, उनसे छुटकारा पाने के लिए चौधरी देवीलाल जी ने तो एकजुटता करी थी। आज वही स्थिति है, आज बीजेपी आताताई रोल में है। ये रावण की भूमिका में, मैं इनको स्पष्ट कहना चाहता हूँ। आप इनके बोल देख लीजिए, जैसे इनके प्रवक्ता बात करते हैं, ऐसे लगता है जैसे रावण को सामने मौत नजर आ रही थी, सामने भगवान श्री राम खड़े थे, फिर भी वो कहते थे नहीं हम लंकेश हैं। इनमें रावण घुस गया और कुछ नहीं है। आज वही परिस्थितियां देश और प्रदेश में है। आज वही जिम्मेवारी जो चौधरी देवीलाल जी के पास थी, आज वही जिम्मेवारी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने पिछले साल में शुरू करी थी। अब उसका रंग आना शुरू हो गया और आप देखना अभी 1 साल पड़ा हुआ है, 1 साल और पार होते होते बीजेपी का राजपूत जी इतनी देर से ये व्यक्तिगत संबोधन कर रहे हैं, जैसे रामायण, अगर व्यक्तिगत संबोधन करेंगे जैसे हमने तो रामायण इनको भी मैं बहुत अच्छी अच्छी नाम दे दूंगा, रामायण में हमने देखा, और ये इस लायक नहीं है। रावण से पहले अपनी औकात से बात मत जाइए ओमकार जी। ठीक है रमन जी, मैं आऊंगा आपके पास, इन्हें पूरा करने देते। सामने भगवान नहीं, ये मेरे को रावण की संज्ञा क्यों देंगे? लेकिन फिर भी रावण के समझ नहीं आया। और अब मैं इनकी ना 2 बातों का जवाब देना चाहता हूँ। नहीं इन्होंने सर, नहीं, आप ये मेरे ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। अगर मेरे ठीक है, शब्दों की मर्यादा के साथ आगे बढ़ेंगे, शब्दों की मर्यादा के साथ आगे बढ़ेंगे। बात करो।
ओमकार जी शब्दों की मर्यादा के साथ आगे बढ़ेंगे। रमन मलिक जी आपके लिए भी मैं तब तक नहीं डिबेट में ओमकार जी अपनी बात पूरी करें, लेकिन शब्दों की मर्यादा के साथ प्लीज। माफी नहीं मांगेगा आदमी। चाहता हूँ कितना काला, अबे माफी मांगो, कितना काला दिन आया। बदतमीजी मत करो, माफी मांगो। माँ बाप ने तमीज नहीं सिखाई है, और ये बोलते हैं माँ बाप ने तमीज सिखाई है नहीं सिखाई है, बदतमीज। मैं बताना चाहता हूँ 2 करोड़ नौकरियां कहाँ है, 15 लाख रुपए कहाँ है स्मार्ट सिटी, कौन से 15 लाख ये तो बता। कहाँ है नदियों को जोड़ने की योजना, अरे कहाँ है गंगा साफ करने की बताओ तो योजना? सही। अरे आप झूठे हो और झूठ के वादे करके शक्ल देख लो, ओमकार जी, घबरा जाओगे अपनी शक्ल ओमकार जी देख के। सवाल मेरा कुछ था, आप पहुंच कहीं गए। मैं आपके लीडर की बात कर रहा हूं, आप लगातार दूसरे दलों की बात कर रहे हैं। ओमकार जी मेरा सवाल ये था कि ओम प्रकाश चौटाला जो एक बड़े लीडर है, जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि महागठबंधन सक्सेसफुल हो पाए, महागठबंधन सक्सेसफुल हो पाए, जो अब तक नहीं हो पाया है, उसके लिए क्या प्लान है? आप उस पर आ जाएं, क्योंकि आज महागठबंधन पर चर्चा हो रही है, उसे स्पेस हमने यहां पर दिया है, तो उस पर प्लीज बात करें। विचारधारा थी, ये चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की ही विचारधारा थी। जब शुरू में हम बात, वही जो घड़ी चुराने में आते हैं, कांग्रेस, वो जो घड़ी का केस हुआ था, क्या हुआ था? आज घड़ी का केस क्या हुआ था? कांग्रेस कस्टम ने पकड़ लिया था। आज महागठबंधन की बात, घड़ी का केस क्या हुआ था? ये मैं आपको, अरे घड़ी का केस क्या हुआ था? रमन जी घड़ी का केस क्या हुआ था? कस्टम वालों ने क्यों पकड़ा था? इनकी घड़ी के केस में क्यों पकड़ा था कस्टम? मैं चौटाला साहब की बात करता अरे हूँ। घड़ी के केस का क्या हुआ था? घड़ी के केस का क्या हुआ था? 1 लाख की घड़ी थी, बात करी थी, कैसे निकाली थी, कहाँ फंसे थे? कस्टम ने पकड़ लिया था। नजर आ रहा है। क्या हुआ था ओमकार जी, तेरे देश को बताइए। 2024 कस्टम में क्या हुआ था? बताऊंगा मैं। जैसे कस्टम ने उनको बापू जी को पकड़ा, वैसे बेटे को मुंबई में अंडर आपको जो घमंड हो चुका मुंबई है कि आप रावण बेटे को अंडरवर्ल्ड ने पकड़ा, बापू कस्टम ने पकड़ा। वेरी गुड। कैसे चलिए प्लीज मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पर टीपू पोरिया जी को लाया जाए। टीपू पोरिया जी मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि ओमकार जी और रमन मलिक जी काफी ज्यादा गुत्थम गुत्थी में है, तो मैं चाहूंगा कि पहले सब शांत हो जाएं। और टीपू पोरिया जी आपके पास आ रहा हूं। सवाल सीधा सा है कि जेजेपी उभरती हुई पार्टी है, लाजमी तौर पर विधानसभा में अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन लोकसभा में परफॉर्म करना अभी भी बाकी है। और महागठबंधन लोकसभा के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सरकार वहीं से बनेगी सेंटर में। लोकसभा में अपना रोल जेजेपी कैसे देख रही है, किन एरियाज को वो टारगेट कर रही है, कितनी तैयारी के साथ वो आगे जा रही है, क्योंकि गठबंधन में आप बीजेपी के साथ मौजूदा वक्त में है, तो ऐसे में संगठन को मजबूत करते हुए भी जेजेपी दिखती है, लेकिन लोकसभा चुनावों के लिए किस तरीके से जा रहे हैं? राज ठाकुर जी, जैसे हमारी पार्टी की तरफ से हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में लगातार हो रहे हैं। अभी आगामी 2 तारीख को हमारी सोनीपत लोकसभा क्षेत्र की जो जुलाना में रैली होने जा रही है, आप देखिएगा किस प्रकार लाखों लोग उस रैली के अंदर पहुंचेंगे। ठीक इसी तरीके से 5 रैलियों की अलग अलग लोकसभा क्षेत्र की हमने रूपरेखा तैयार कर ली है और संगठन का विस्तार हम लगातार करते आ रहे हैं। और उसके साथ साथ ठीक है सर, तैयारी तो आपकी पूरी है। अब मैं ये आपको रोककर ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि बात महागठबंधन की है। आप अभी बीजेपी के साथ गठबंधन में है, लेकिन कहते हैं कि पॉलिटिक्स एनालिसिस का ही खेल है और आने वाले वक्त में क्या होगा इसे भांपना बेहद जरूरी होता है। जब आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, अभी गठबंधन में है, लेकिन स्थितियां कैसी बने किसे पता। क्या इस तरीके की बातें होती है? अगर आप बता पाएं, सहज हो बताने में और पार्टी अलाउ करती हो, तो ये जरूर बताएं कि जो महागठबंधन की आहट हो रही है उसमें जेजेपी खुद को कहीं देखती है या फिर दूर है, दूर ही भले। देखो राज ठाकुर जी, हाल फिलहाल तो जो हमारा फोकस है, हमारी पार्टी का जो फोकस है, जो जैसे कि मैंने बताया कि लोकसभा की 5 जो रैलियों की रूपरेखा हमने तैयार कर रखी है और संगठनात्मक रूप से डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के, दिग्विजय सिंह चौटाला जी के, हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली जी के और दुष्यंत चौटाला जी के कार्यक्रम लोकसभा क्षेत्रों में हो रहे हैं। हमारा टारगेट है कि कैसे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा जाया जाए, कैसे नए लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ा जाए। और इसके लिए जननायक जनता पार्टी की जो ड्राइव जो चल रही है, वो जो है बूथ स्तर पर हर बूथ पे कैसे नए युवा साथियों को जोड़ा जाए। और उसके साथ साथ हमारी महिला विंग की तरफ से भी एक ड्राइव चल रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को उसके बूथ स्तर पर जोड़ा जाए। तो मैं तो सिर्फ अभी फिलहाल इतनी बात कहना चाहूंगा कि जननायक जनता पार्टी अपने संगठन के दम पर
लोकसभा में और विधानसभा में अपने आप को मजबूत करने का काम कर रही है। चलिए ठीक है। हमारे तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े। 4 पॉलिटिकल पार्टीज जो हरियाणा में अपना वर्चस्व रखती है, आने वाले दिनों में किस तरीके से महागठबंधन के इंपैक्ट रह सकते हैं, कितना फर्क महागठबंधन से पड़ सकता है, इस पर हमने चर्चा की। क्योंकि कल वो मिलन है जब महागठबंधन होगा। राह मुश्किल है और उस मुश्किल को किस तरीके से सहज बनाते हैं वो तमाम नेता जो कल संबोधन के साथ साथ अंत में संबोधन करते हुए दिखेंगे। शुरुआत नीतीश कुमार करेंगे, अंत राहुल गांधी करेंगे। क्या महागठबंधन का आने वाले वक्त में आप कहें कि प्रारूप रहता है, ये महागठबंधन कितना कामयाब हो पाता है, ये तमाम चीजें आने वाले वक्त में ही मालूम होगी। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े, बेहद शुक्रिया आप सबका। सूर्या विशेष में भी के लिए इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।